Hello, smart minds. Welcome to Microscope Mind, where we zoom into biology and blow your mind. So hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good. घर पे आप सभी अच्छे होंगे. Welcome to Microscope Mind. So in last lecture, we have completed our discussion about the cyclic and non-cyclic photophosphorylation. Am I right? And साथ में उसके हम लाइट रिएक्शन खत्म करने की कगार पे हैं. सिंपल सी एक छोटी कॉन्सेप्ट बची हुई है जिसको हम बोलते हैं बेटा केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, जिसको मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है. बट वर्ड टू वर्ड जो हम आज देख लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 मिनट का. उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे बेटा अपना नेक्स्ट फेज ऑफ लाइट फोटोसिंथेसिस, दैट इज नोन एज डार्क रिएक्शन या बायोसिंथेटिक फेज. चलिए शुरू करते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द स्क्रीन. ओके, तो आपके स्क्रीन पे जो टॉपिक दिख रहा है बेटा, दिस इज केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर कोई पूछ ले बोर्ड के एग्जाम्स में या नीट के एग्जाम में कि केमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय, तो आप लिखेंगे इट वाज गिवन बाय पीटर मिचेल. पीटर मिचेल व्हेन इन 1961, 1961 आपको याद रखना है. 1961 में दी थी केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस. इसके अकॉर्डिंग टू दिस अकॉर्डिंग टू दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट बोथ इन, कहाँ कहाँ बेटा, इन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस results in results in creating proton gradient and breakdown of proton gradient is responsible for production of energy rich compounds. Energy rich compounds such as ATP. एटीपी की बात कर रहे हैं. यहाँ पे एटीपी की सिंथेसिस को बताया गया है वाया केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस. किसने दिया था? पीटर मिशेल ने दिया था. ये जो मैंने इतनी बड़ी डेफिनेशन लिखी है बेटा, आपको अगर याद नहीं होती है तो आप समझ लो वो याद करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता आपको पड़ेगी नहीं. क्या बेटा हमने अभी थोड़े दिन पहले लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन देखा है? यस और नो? लाइट रिएक्शन देखा है, डार्क रिएक्शन नहीं देखा है, कोई नहीं, वो हम देख लेंगे. बट लिसन टू मी दिस, कि जो हमने लाइट रिएक्शन देखा जो हमने लाइट रिएक्शन देखा उसमें हमने सिंथेसिस ऑफ एटीपी देखा क्या? यस देखा. कहां पर देखा? जो लाइट रिएक्शन हो रही है जो लाइट रिएक्शन हो रही है वहां पे इन्वॉल्व है टू टाइप्स ऑफ फोटो सिस्टम्स. यस और नो? पीएस सेकेंड एंड पीएस फर्स्ट. दो टाइप के फोटो सिस्टम आपको देखने को मिल रहे हैं. दिस इज पीएस 1. ओके, ये दो फोटो सिस्टम इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते हैं. कब करते हैं? जब इन पे इंसिडेंट लाइट गिरती है. इस पे भी निकलती है जब लाइट फोटो सिस्टम 1 पे भी जाती है. तो भी ये क्या करते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं. इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं. यहां पर इलेक्ट्रॉन को उठाने वाला बेटा एक एक्सेप्टर होता है जिसको हम बोलते हैं फियोफाइटिन. ये फियोफाइटिन अपने इलेक्ट्रॉन्स को फर्दर ट्रांसफर करता है टू अ मॉलिक्यूल नोन एज प्लास्टोक्विनोन. प्लास्टोक्विनोन कन्वर्ट होता है इनटू प्लास्टोक्विनॉल PqH2 बाय रिमूविंग H प्लस प्रोटॉन्स फ्रॉम द स्ट्रोमा. बेटा ये बाहर वाला रीजन क्या है? स्ट्रोमा. ये जो हमने एक स्ट्रक्चर लिया है कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, इनको हम बोलते हैं क्या? ये कंप्लीट थाइलाकॉइड है. थाइलाकॉइड. यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? मेम्ब्रेन्स पे क्या है? फोटो सिस्टम है और कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, कुछ साइटोक्रोम्स भी देखने को मिलेंगे. अब जो हम बात कर रहे थे वापस उसी पे आते हैं. फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए प्लास्टोक्विनोन पे. प्लास्टोक्विनोन ने इलेक्ट्रॉन रिसीव करने के साथ साथ प्रोटॉन भी उठाया. प्रोटॉन उठाने के साथ अब ये कन्वर्ट हो गया प्लास्टोक्विनोल में. बट प्लास्टोक्विनोल इज अनस्टेबल, सो इट विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू प्लास्टोक्विनोन. जैसे ही ये अपने आप को कन्वर्ट करेगा प्लास्टोक्विनोन में दोबारा से, तो ये जो प्रोटॉन्स हैं उनको पंप कर देगा इनसाइड द ल्यूमेन ऑफ द थाइलाकॉइड. ठीक है. ये जो है प्लास्टोक्विनोन
अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेगा टू अ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नोन एज साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। ये इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करके अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता है टू अ प्लास्टोसाइनिन मॉलिक्यूल। प्लास्टोसाइनिन मॉलिक्यूल, ये इलेक्ट्रॉन्स फर्दर प्लास्टोसाइनिन के द्वारा PS1 को दिए जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है। तो क्या हमने देखा कि बेटा इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करते वक्त क्या H प्लस का ट्रांसपोर्ट भी हुआ फ्रॉम स्ट्रोमा, दिस इज स्ट्रोमा सेक्शन, टू द ल्यूमेन सेक्शन। यस, प्रोटॉन्स का ट्रांसफर हुआ। अब प्लास्टोक्विनोन की बात करूं मैं एक चीज तो साइड में लिख लीजिए, प्लास्टोक्विनोन PQ इज हाइड्रोजन कैरियर। पूछा जाता है बेटा क्वेश्चन, PQ क्या है? हाइड्रोजन कैरियर है। ये इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है। जस्ट अ सेकेंड, इट इज नॉट अ इलेक्ट्रॉन कैरियर, इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है ये। ओके, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, सो मूविंग ऑन, ये इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसपोर्ट होने के साथ साथ PS1 के जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं वो अल्टीमेटली कहाँ जाते हैं बेटा? NAD प्लस। ये अल्टीमेटली जाते हैं NAD प्लस के पास, NADP प्लस के पास जाते हैं। और ये क्या कन्वर्ट हो जाता है? NADP प्लस इंटू NADPH2। यस और नो? हो जाता है। तो बेटा इनकी वजह से क्या हो रहा है कि कुछ प्रोटॉन्स पंप हो गए फ्रॉम स्ट्रोमा, दिस इज स्ट्रोमा सेक्शन एंड दिस इज ल्यूमेन। तो स्ट्रोमा से क्या प्रोटॉन्स पंप हो गए इनसाइड द ल्यूमेन। साथ साथ में यहां पे हमारे पास एक चीज और प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं OEC। बताया था मैंने, जहां पे वाटर टूटता है और 2H प्लस देता है, साथ में हाफ ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल देता है और 2 इलेक्ट्रॉन देता है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो कहा जाते हैं PS2 के पास। तो ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट पूरी ऐसे होती है। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये डिफ्यूज आउट हो जाता है मेम्ब्रेन से, कहा जाता है स्ट्रोमा में, और स्ट्रोमा से जितना यूज करना है उतना रख लिया जाता है, बाकी की बाकी रिलीज कर दिया जाता है जो हम सांस लेने में काम में लेते हैं। ओके, इन्वायरमेंट में रिलीज कर दिया। ठीक है, अब इन्वायरमेंट में रिलीज करने के बाद बचा क्या? H प्लस और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो पहुंच गया PS2 के पास, H प्लस कहाँ रह गया बेटा? इनसाइड द ल्यूमेन। तो क्या वाटर भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है H प्लस इनसाइड द ल्यूमेन? बिल्कुल कर रहा है। इसकी वजह से बेटा स्ट्रोमा के अंदर जो है H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। स्ट्रोमा में इस प्रोसेस की वजह से स्ट्रोमा के अंदर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है, और ल्यूमेन में H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। और ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से क्या क्रिएट हो रहा है? दिस क्रिएट्स अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है। ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट होने की वजह से क्या होता है कि इन्हीं मेम्ब्रेन्स में, थाइलाकोइड के मेम्ब्रेन्स में 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। दिस इज CF0 एंड अनदर वन इज CF1 पार्टिकल। ये जो H प्लस है, इनका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट होने के बाद ये ब्रेक होता है बाय ट्रांसपोर्ट ऑफ H प्लस फ्रॉम ल्यूमेन टू द स्ट्रोमा, है ना? और वो कैसे होता है बेटा? CF0 इज अ मेम्ब्रेन या चैनल प्रोटीन जो कि H प्लस को बाहर की तरफ मूव कराएगा। जब H प्लस CF0 से बाइंड होता है, मूव करता है, तो इतनी इनफ एनर्जी देता है कि ये जो F1 पार्टिकल है इनके अंदर क्या हो जाए? कन्फर्मेशनल चेंज हो जाए। कन्फर्मेशनल चेंज, कन्फर्मेशनल चेंज होने की वजह से ये क्या करता है? ADP को उठा करके इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ता है उसमें, और क्या बना देता है? ATP। तो यहाँ पे अल्टीमेटली ATP की सिंथेसिस होती है बिकॉज ऑफ क्रिएशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, जो कि पूरी कीमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस समझाती है। यही चीज रेस्पिरेशन में भी आपको समझना है, तो यहाँ पे ध्यान से समझ लेंगे, वहां इजी हो जाएगा। ओके, सो और नेक्स्ट टॉपिक इज बेटा, ये केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में इतना ही था। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेने वाले हैं दैट इज डार्क रिएक्शन। क्या? डार्क रिएक्शन, लेट मी टाइप इट, डार्क रिएक्शन, एडिशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स। सो बेटा फर्दर मूविंग ऑन, अगर हम इसके अंदर बात करें तो इट इज द कार्बोक्सिलेशन इज द फिक्सेशन फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू अ स्टेबल इंटरमीडिएट, इनटू अ स्टेबल इंटरमीडिएट। ठीक है, ये सिंपल सी चीज है कि यहाँ पे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा और एक स्टेबल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं लिखूं तो बेटा इट इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप, मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल।
Kelvin cycle, where carbon dioxide is utilized for carboxylation ऑफ किसका बेटा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कार्बोक्सिलेशन में। कार्बोक्सिलेशन हो किसका रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन किस पे हो रहा है, तो आप लिखेंगे कार्बोक्सिलेशन ऑफ आरयूबीपी। किसका, आरयूबीपी। व्हाट इज आरयूबीपी, अगेन याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है, रिबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। बिसफॉस्फेट, यहाँ पे कितने फॉस्फेट ग्रुप हैं, दो फॉस्फेट ग्रुप हैं। याद रखना, मैं ये चीज दोबारा रिपीट करूंगा, रीजनरेशन प्रोसेस में बिसफॉस्फेट के बारे में बात करनी है हम। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें बेटा, अब यहाँ पे क्या है कि जो रिएक्शन होगी, रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय एन एंजाइम, क्योंकि रिएक्शन है तो एंजाइम भी होगी। एन एंजाइम आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज। कार्बोक्सिलेशन के लिए कौन सी एंजाइम चाहिए बेटा, कार्बोक्सिलेज एंजाइम चाहिए। सिंपल है, याद रहेगा बिल्कुल। आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज एंजाइम चाहिए जिससे कि कार्बन का एडिशन हो सके आरयूबीपी के ऊपर। आरयूबीपी क्या है, रिबेलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। ओके, अगर हम बात करें यूनिकली सिर्फ और सिर्फ आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज की, तो दिस एंजाइम हैव या also have this enzyme also have ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। ऑक्सीजनेज एक्टिविटी क्या मतलब समझ में आता है बेटा, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी से, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी इसका ये मतलब है बेटा कि कार्बोक्सिलेशन तो करा सकता है, ऑक्सीजनेशन भी करा सकता है, मतलब कार्बन का एडिशन कराएगा, हो सकता है ऑक्सीजन का भी एडिशन कराए, हो नहीं सकता है बेटा, ये कराएगा। ठीक है, दैट्स व्हाई वी से दैट इट हैज ऑक्सीजनेज एक्टिविटी आल्सो। अब देखो, दिस इज एंजाइम, ओके, दिस इज द एंजाइम। विच एंजाइम बेटा, अभी नाम बताया मैंने, आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज। लेट मी ड्रॉ इट करेक्टली, दिस इज द एंजाइम आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज, बट इट ऑल्सो हैज ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। तो इसका क्या मतलब है कि हो सकता है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करे, और हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन भी बाइंड करे। एक टाइम पे एक ही बाइंड करेगा, या तो कार्बन डाइऑक्साइड या तो ऑक्सीजन। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करता है तो उसका नाम हो जाएगा बेटा आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज। और अगर यहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड करता है तो आरयूबीपी के सामने आप क्या लिख देंगे, ऑक्सीजनेज। कलेक्टिवली हम इसका नाम लिखते हैं बेटा आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। और इसी को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं बेटा, इस एंजाइम को एक नाम देते हैं नोन एज रुबिस्को एंजाइम। क्या आपने ये नाम सुना है पहले कहीं, जरूर सुना होगा बेटा, रुबिस्को एंजाइम, है ना। रुबिस्को एंजाइम है जिसके पास कार्बोक्सिलेज भी एक्टिविटी पाई जाती है, ऑक्सीजनेज भी। ज्यादा किसकी है बेटा, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी इसके पास ज्यादा है, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी थोड़ा कम है। लेकिन अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी काम करेगी, और वहां पे फिर हमें एक प्रोसेस देखने को मिलेगा नोन एज फोटो रेस्पिरेशन, जो कि हमें आगे पढ़ना है, फोटो रेस्पिरेशन, जो हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस बस इतना ही है। नेक्स्ट प्रोसेस इज व्हाट, नेक्स्ट प्रोसेस इज रिडक्शन। क्या है बेटा दूसरा प्रोसेस, रिडक्शन का प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस इज रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा बेटा, लिखेंगे हम, रिडक्शन इन्वॉल्व्स यूटिलाइजेशन ऑफ टू एटीपी मॉलिक्यूल्स, और उसके नीचे हम लिखेंगे टू एनएडीपीएच मॉलिक्यूल्स। क्यों यूज हो रहे हैं एटीपी मॉलिक्यूल्स, फॉर फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन मतलब बेटा एडिशन ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोराइलेशन, एंड NADPH2 मॉलिक्यूल फॉर रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो फिक्सेशन के लिए, फॉर फिक्सेशन
fixation of 6 molecules of carbon dioxide, there will be 6 turns of C3 साइकिल। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि जो फिक्सेशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, तो अगर हमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कराना है तो ये साइकिल कितनी बार रन करानी पड़ेगी? 6 बार, जिसमें 6 बार कार्बोक्सिलेशन होगा, 6 बार रिडक्शन होगा और 6 बार रीजनरेशन का प्रोसेस होगा। सिंपल सी ये लाइन बताइए। नेक्स्ट अगर हम लिखें कि फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 molecule of glucose, what will be required? Number of dash ATP and dash NADPH required in reduction process। ये आपके लिए होमवर्क है, रिडक्शन प्रोसेस। थोड़ा दिमाग लगा के क्वेश्चन को करिएगा। ये सिंपल सा होमवर्क दिया है आपके लिए, होमवर्क है ना। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। नहीं आएगा कोई बात नहीं, आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। The last step of the dark reaction is, the third and the last step is regeneration। पूरी कैल्विन साइकिल अभी पड़ी है देखने को बेटा, हम उसको अच्छे से समझेंगे, बस प्रोसेसेस कौन कौन से हैं ये अभी हम समझ रहे हैं। यहां पे हमें क्या देखना है बेटा, रीजनरेशन किसका कराना है? तो रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। और ये बताइए आप कमेंट सेक्शन में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल डैश मैं लिख देता हूं, बताइएगा। is crucial if the cycle is to be continued। अगर साइकिल चलानी है तो क्या रीजनरेट करना होगा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। क्या रीजनरेट करना होगा? कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। और वो क्या है बेटा, कोई बताएगा क्या? नेक्स्ट इसी रीजनरेशन स्टेप में हम लिखेंगे बेटा, दिस स्टेप इन्वॉल्व्स यूटिलाइजेशन ऑफ 1 molecule ऑफ एटीपी। क्या बेटा मैंने अभी बात की थी क्या, रीजनरेशन स्टेप में हम एटीपी की बात करेंगे, फॉस्फोराइलेशन की बात करेंगे। यस, जो ये एटीपी टूटेगा वो फॉस्फोरस देगा टू द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, उसको बनाने में हेल्प करेगा। ओके, फॉर फॉस्फोराइलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, अगेन क्या है बेटा? RUBP। तो यहां आप क्या फिल करेंगे? RUBP, रिबुलोज 1,5 बेस फॉस्फेट। ये काम होने वाला है। क्या हमें साइकिल देखनी चाहिए? मुझे लगता है कुछ हद तक आपको साइकिल समझ आई होगी। नहीं आई है तो फिर से हम देखते हैं साइकिल में हो क्या रहा है। और सबसे पहले बेटा हमारे पास है RUBP। यहाँ पे क्या है? RUBP। क्या मैं पूरा नाम लिखूंगा? नहीं, मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, RUBP, नाम ब्रैकेट में लिखूंगा। रिबिलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे, ये कौन सा पोर्शन है बेटा जहां पे ये साइकिल चल रही है? इसका नाम है C3 साइकिल। और C3 साइकिल कहाँ चलती है? अभी बताया था थोड़ी देर पहले, स्ट्रोमा में। तो ये कहाँ है बेटा? स्ट्रोमा पोर्शन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे हो रहा है। अब होगा क्या यहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड विल कम। कौन आएगा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड विल कम एंड विल बाइंड टू दिस RUBP। अच्छा जी, कार्बन डाइऑक्साइड के आने से क्या फर्क पड़ जाएगा RUBP में? क्योंकि RUBP इज अ 5 कार्बन मॉलिक्यूल। क्या है बेटा? 5 कार्बन मॉलिक्यूल। तो ये क्या बनेगा फिर? इट विल बिकम अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल। क्या बनेगा? एक कार्बन डाइऑक्साइड के आने से क्या बनेगा? ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल
मैं नाम नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड नहीं है। ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल बनेगा, 6 कार्बन मॉलिक्यूल। लेकिन हमने तो सर पढ़ा है ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनता है। यस, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल ही बनता है, लेकिन सबसे पहले क्या बनता है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल। 6 कार्बन मॉलिक्यूल विल फर्दर ब्रेक डाउन इनटू 2 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, और उसका नाम एनसीईआरटी ने लिखा है, दैट इज पीजीए। 2 इंटू 3 पीजीए में ये कन्वर्ट होता है। कुछ मिस कर गए? यस, ऑब्वियसली मिस कर गए। क्या कार्बोक्सिलेशन में हमने एक एंजाइम के बारे में पढ़ा है, नोन एज रुबिस्को? क्या हमने रुबिस्को एंजाइम के बारे में पढ़ा है? अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने ऊपर बाइंड कराएगा, किसके पास लेके जाएगा? आरयूबीपी के पास, और क्या कराएगा? कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन से एक प्रोडक्ट बनेगा जिसको हम बोलेंगे 2 into 3 PGA। कार्बोक्सिलेशन स्टेप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप और मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ द कैल्विन साइकिल। आरयूबीपी में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हुआ, क्या बना? 6 कार्बन मॉलिक्यूल। 6 कार्बन मॉलिक्यूल टूटेगा इंटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। दिस इज व्हाट? 3 कार्बन मॉलिक्यूल। पीजीए का फुल फॉर्म बेटा, पीजीए इज फॉस्फो ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड, ये तो हो गया भैया कार्बोक्सिलेशन वाला प्रोसेस। इसके बाद प्रोसेस है बेटा सेकेंड, दैट इज नोन एज रिडक्शन प्रोसेस। व्हाट? रिडक्शन प्रोसेस। we are gonna see is reduction process. Okay, reduction, this is the reduction process। और यहां पे क्या होने वाला है? come on, let's see it। यहां पे है reduction, second step reduction। यहां पे क्या होने वाला है? रिडक्शन में होगा बेटा ऐसा कि जो एटीपी है, जो कि लाइट रिएक्शन में बने थे, स्ट्रोमा में प्रेजेंट है, वो यूज होंगे। कितने? दो। दो एटीपी यूज होंगे। साथ साथ में और क्या यूज होगा बेटा? दो NADPH यूज होंगे। NADPH प्लस H प्लस, ये यूज होंगे। और क्या निकलेगा? जैसे ही NADPH का रिडक्शन होगा, मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। यस और नो? यस और नो बेटा? हाइड्रोजन का रिमूवल होगा? बिल्कुल नहीं। रिडक्शन मतलब NADPH पे हाइड्रोजन का। तो सर यहाँ पे रिडक्शन कैसे हुआ जब NADPH से हाइड्रोजन निकल गए? यहाँ तो ऑक्सीडेशन होना चाहिए। बिल्कुल, आपका सवाल जायज होगा, क्योंकि यहाँ पे बेटा हम रिडक्शन किसका करा रहे हैं? दिस मॉलिक्यूल 2 into 3 PGA, इनका रिडक्शन करा रहे हैं। इस वजह से हम यहाँ पे रिडक्शन की बात कर रहे हैं, ना कि NADPH से H प्लस के निकलने से। ओके, अब एटीपी जो टूटेगा वो बेटा किसमें टूटेगा? ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जो ये 2 into 3 PGA टूटा है वो बनाएगा क्या? ट्रायोज फॉस्फेट। ट्रायोज फॉस्फेट, फॉस्फेट। एनसीईआरटी डायरेक्ट ट्रायोज फॉस्फेट लिखती है। वी विल राइट अनदर नेम आल्सो, दैट इज नोन एज PGAL। कितने मॉलिक्यूल्स? दो मॉलिक्यूल्स ऑफ PGAL। कितने कार्बन के हैं? 3 कार्बन के हैं। जैसे ही रिडक्शन होगा, यहां पे एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो चुका है। किस फॉर्म में? CH2O के फॉर्म में। अब यहां पे तीसरा स्टेप रोल में आएगा, नोन एज रीजनरेशन। क्यों? अरे भाई, अगर तुम्हारे पास आरयूबीपी ही नहीं है, जब आरयूबीपी ही नहीं है, तो क्या आप कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इट्स अ वाइटल स्टेप ऑल्सो। जैसे कि हमने बोला कार्बोक्सिलेशन इज अ वाइटल स्टेप, वैसे ही रीजनरेशन इज ऑल्सो अ वाइटल स्टेप। यहाँ पे क्या यूज होगा बेटा? एटीपी, और क्या निकलेगा? एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब क्या बेटा? रिबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट बोल रहे हैं हम। और ये क्या? फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है। फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में एक फॉस्फेट, रीजनरेशन के लिए दो फॉस्फेट चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बिसफॉस्फेट की जरूरत है, तो एक एटीपी तोड़ना ही पड़ेगा। और ये एटीपी टूटेगा तो क्या बनेगा? आरयूबीपी, अल्टीमेटली द कंपाउंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम। जो यहाँ पे ट्रायोस फॉस्फेट बना है PGAL, उसमें से एक कार्बन निकल गया। कितने कार्बन बच गए अब बेटा? अल्टीमेटली 5 कार्बन। और क्या हमें यहाँ पे 5 कार्बन मिले हैं? यस। ये क्या 3 कार्बन का है? 2 into 3 कार्बन इज नोन एज 6 कार्बन, है ना? और ये जो 6 कार्बन है, एक कार्बन निकाल दिया तो बच्चे कितने? 5। 5 जो बचे हैं वही जाकर के रीजनरेट होकर आरयूबीपी बना रहे हैं। ये सिंपल सी C3 साइकिल आपको आई होप समझ में आई होगी। अब एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया, यस और नो? देखो बेटा, एक कार्बन डाइऑक्साइड की बात की हमने यहाँ पे। क्या ग्लूकोज इज 6 कार्बन मॉलिक्यूल? ग्लूकोज कितने कार्बन मॉलिक्यूल है? ग्लूकोज इज 6 कार्बन मॉलिक्यूल।
किसी को क्या ये बात नहीं पता है? अगर नहीं पता है तो फिर मैं बताता हूं बेटा। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो क्या यहाँ पे 6 कार्बन है? तो क्या बेटा हमें ऐसे ग्लूकोज बनाने के लिए, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाने के लिए ऐसे 6 कार्बन को फिक्स करना पड़ेगा, तब जाके ग्लूकोज बनेगा? यस। तो क्या 6 बार कार्बन डाइऑक्साइड आएगी और 6 बार फिक्स होगी तो क्या ये 6 कार्बन का ग्लूकोज बनेगा? यस। तो 6 बार कार्बन डाइऑक्साइड आने के लिए ये साइकिल को 6 बार चलाना पड़ेगा। यस। अब ये जो साइकिल है बेटा, ये जो साइकिल है, अगर इसको हमने 6 बार चलाया, एक साइकिल के अंदर हमने देखा रिडक्शन प्रोसेस में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनएडीपीएच यूज हो रहा है, और रीजनरेशन प्रोसेस में 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी यूज हो रहा है। तो एक साइकिल में एटीपी कितना यूज हुआ? 3। और एक साइकिल में अगर बात की जाए कि आपके एनएडीपीएच कितने यूज हुए, तो वो 2। कमिंग बैक टू द स्क्रीन, कि हम देखें यहां पे नंबर ऑफ एटीपी यूज्ड और नंबर ऑफ एनएडीपीएच यूज्ड किसके लिए भाई? फॉर प्रोडक्शन ऑफ, या हम बोले फॉर फिक्सेशन ऑफ 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल टू फॉर्म 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो देखा जाए बेटा, एटीपी कितने? 6 × 3 = 18। NADPH2 कितने? 6 × 2 = 12, क्योंकि 6 साइकिल चलेगी, एक साइकिल में 3 ATP, और 3 ATP तो 6 साइकिल में 18 ATP। और 6 साइकिल चलेगी, एक साइकिल में 2 NADPH, तो 6 साइकिल में 12 NADPH। ठीक है। तो आई होप बेटा आपको यहां तक केल्विन साइकिल तक समझ में आया होगा। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा C4 साइकिल। ये C3 साइकिल है। C3 साइकिल क्यों है? क्योंकि इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, लेट्स कम ऑन टू हियर, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो बना इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, तो ये C3 साइकिल। C4 साइकिल में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन कंपाउंड बनेगा। तो हम C4 साइकिल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसके अलावा हमें देखना है बेटा फोटो रेस्पिरेशन, कैम पाथवे, और उसके अलावा हम देखेंगे बेटा वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस। फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आई होप 2 से 3 लेक्चर लगेंगे, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।